गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन क्या है और इरिगेशन के मेथड क्या क्या है। तो इरिगेशन का सभी जानते हैं कि मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। सिंचाई करना क्या है, इरिगेशन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। मतलब क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन क्या है, जो विलेजेस में रहती है, वो अपनी किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट करती है। मतलब क्या हुआ, खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन की, सिंपली अगर मैं यहां अपनी हेडिंग लिखी हुई है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई का मतलब क्या है कि कोई भी फसल बोई अपन ने, उस फसल को पूरे बुआई से लेके कटाई तक जितना भी पानी चाहिएगा, वो अपन बाहर से जो पानी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा इरिगेशन कहलाएगा। कि कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द वाटर फ्रॉम द आर्टिफिशियल मैनर टू द क्रॉप फॉर ए क्रॉप पीरियड। मतलब क्या हुआ, किसी भी फसल को बाहर से पानी देना उसके पूरे क्रॉप पीरियड में। अब बात है, छोटी सी टर्म आती है यहाँ पे, क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है, बाकी समझने से पहले एक देख लो, क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या है, छोटी सी चीज है। यहां से अपन ने क्या किया कि ये अपना कोई, यहां पे अपन ने क्या किया कि पहला पानी दिया, फर्स्ट वाटरिंग, मतलब पहला पानी दिया। ठीक है, पहला पानी देने के बाद में अपन ने खेत की जुताई की और लैंड को क्या किया, तैयार किया। तैयार करने के बाद में अपन ने क्या किया, यहां पे फसल को बुआई कर दी। मतलब क्या की, बुआई कर दी। बुआई मतलब क्या हुआ, सोइंग, सोइंग ऑफ द क्रॉप। ठीक है, बुआई कर दी। बुआई करने के बाद में फिर अपन ने यहां पे एक लास्ट पानी देते हैं, लास्ट वाटरिंग जिसे बोलते हैं, अंतिम पानी दे दिया अपन ने। अब इसको करने के बाद में अपन क्या कर देंगे, कटाई कर देंगे फसल की। ठीक है, कटाई कर दी, इसे बोल दिया हार्वेस्टिंग बोल दिया। क्या बोल दिया, हार्वेस्टिंग बोल दिया। ठीक है, तो ये तो था अपना फर्स्ट वाटरिंग और ये था, ठीक है, लास्ट वाटरिंग। तो बुआई से लेके कटाई तक का, बुआई से लेके कटाई तक का, यहां पे अपन ने क्या किया है, कटाई की है। तो बुआई से लेके कटाई तक का जो पीरियड होता है ना, वो क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड। क्या कहलाया हमारा, क्रॉप पीरियड। मतलब फसल बोने से लेके काटने तक के बीच के समय को क्या कहते हैं हम, क्रॉप पीरियड कहते हैं। और फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग, मतलब पहले पानी से लेके अंतिम पानी के बीच का जो टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं, बेस पीरियड। क्या कहते हैं, बेस पीरियड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात कर रहे थे इरिगेशन। इरिगेशन क्या थी, आर्टिफिशियल मेनर्स द्वारा क्या किया अपन ने, किसी क्रॉप को उसके क्रॉप पीरियड के लिए क्या किया गया, पानी सप्लाई किया बाहर से, तो वो क्या कहलाया, हमारा इरिगेशन कहलाया। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि अब जब अपन सिंचाई करते हैं तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहला चीज ध्यान रखना होता है व्हेन टू अप्लाई। व्हेन टू अप्लाई मतलब फसल को पानी कब देना है। पहली चीज का क्या ध्यान रखना है, व्हेन टू अप्लाई मतलब कब पानी देना है। ठीक है, दूसरा है हाउ टू अप्लाई, मतलब हाउ टू अप्लाई मतलब कैसे पानी देना है। ठीक है, थर्ड है हाउ मच टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई। ठीक है, मतलब कैसे पानी देना है और कितना पानी देना है, कितना पानी देना है। ठीक है, क्लियर हुई बात कि पहला तो व्हेन टू अप्लाई पानी देना कब है, हाउ टू अप्लाई पानी देना कैसे है, और कितना पानी देना है। हमें अगर कहीं पे भी कोई क्रॉप फसल उगा रहे हैं तो उस फसल उगाने से पहले हमें ये तीन चीजें हमें क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी कि हमें कितना पानी देना है, कब पानी देना है और कैसे पानी देना है। ठीक है, व्हेन टू अप्लाई, अब पानी कब देना है। ठीक है, जमीन के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब जमीन के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर नमी होती है। उस नमी को पौधे क्या करते हैं, धीरे धीरे खींचते रहते हैं और अपनी
इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड्स को फुलफिल करते रहते हैं। मतलब उसके सरवाइव को, फसल को, जो पेड़ है या कोई भी फसल है, उसको जीने के लिए जितना पानी चाहिए आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए, वो जमीन से जड़ों की हेल्प से क्या करता रहता है, खींचता हुआ रहता है। ठीक है, तो जब उसकी जमीन के अंदर 50 से 60% तक मॉइस्चर खत्म हो जाए, ठीक है, 50 से 60% तक जब तक मॉइस्चर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे ही 50 से 60% मॉइस्चर उसमें जमीन में खत्म हुए, हम दोबारा से उसको क्या कर देंगे, री इरिगेट कर देंगे। मतलब क्या हुआ, दोबारा से अपन क्या कर देंगे, उसको पानी दे देंगे। हाउ टू अप्लाई, मतलब मेथड तो उसके बहुत सारे हैं कि कितना कितना कौन कौन से मेथड है, वो अपन क्या करेंगे, इसमें डिटेल स्टडी के अंदर अपन देखेंगे। हाउ मच टू अप्लाई, मतलब कितना पानी देना है। ठीक है, कि हमें पानी देना कितना है। अब देने के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं सोइल्स के अंदर। सोइल के अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, उन्हीं के अंदर। तो जैसे अपन ने क्या किया, किसी जमीन पे पानी डाल दिया तो पानी क्या हुआ, अंदर चला गया, जमीन के अंदर जाएगा कैसे, कि उसको जाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता होगा। उस रास्ते को क्या बोल दिए, कहीं कहीं पे जाके रुकेगा, तो वो जहां वो क्या हुए, छोटे छोटे छेद हुए, छेद को उनको क्या बोल दिया अपन ने, पोर्स बोल दिया। कि हम जब तक पानी देंगे जब तक वो सारे के सारे पोर्स क्या हो, पानी से भर ना जाए। ठीक है, ठीक है, कितने, व्हेन पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, जब तक पोर्स है पूरी तरह से पानी के साथ भर ना जाए तब तक अपन क्या करेंगे, उसमें पानी देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये मॉइस्चर कंटेंट 50 से 60% डिप्लीट होने के बाद में, मतलब क्या हुआ, डिप्लीट का मतलब खत्म होने के बाद में अपन इरिगेट कर रहे थे, तो मतलब 50 से 60 100% तक दोबारा फिल करके छोड़ देंगे। जैसे 50 से 60% डिप्लीट हुआ दोबारा से इरिगेट कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आया कि व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, हाउ मच टू अप्लाई, ये कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। ठीक है, अब उसके बाद में एक नई टर्म आती है, दो छोटी छोटी टर्म आती है, कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लेते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या आती है, पहली टर्म आती है क्रॉप यील्ड, कि फसल का उत्पादन कितना हुआ है। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। क्रॉप यील्ड का मतलब है कि पर हेक्टेयर हमारे पास कितनी फसल हमने उगाई है। ठीक है, मतलब इसको क्विंटल पर हेक्टेयर, कि एक हेक्टेयर के अंदर कितने क्विंटल हमारे पास फसल हुई है। नॉर्मली अपन जैसे बीघा हुआ, ठीक है, हेक्टेयर हुआ, एरिया में छोटी छोटी यूनिट्स है जो अपने लोकल के अंदर चलती है, कहीं पे बीघा चलता है, कहीं पे बिस्वा चलता है, वो अलग अलग यूनिट्स है। तो बोल दिए पर बीघे पे कितनी क्विंटल हमने अनाज हुई, मतलब 15 क्विंटल पर बीघे की अनाज होगी, वो क्या होगी, उसकी क्रॉप यील्ड होगी, मतलब फसल का उत्पादन हो गया। ठीक है, अब बात करें एक टर्म दूसरी और आती है, दूसरी टर्म आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अब ये प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर ये क्रॉप यील्ड को पर एमएम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दे, मतलब क्या हुआ कि ये तो हेक्टेयर पे था, ठीक है, अब इसको अगर 1 एमएम पानी की मदद से अपन इतनी फसल उगाई जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, क्विंटल या केजी लिख लो, केजी पर हेक्टेयर पर एमएम या पर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कितने प्रति एमएम के हिसाब से अगर क्रॉप यील्ड को लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा ना मैं एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं, वो टेबल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत सी जगह उसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, टेबल क्या है, पहले है अपना, यहां पे लिख ले रहा हूं मैं, क्रॉप लिख लेता हूं। ठीक है, अब अपने पास क्रॉप कौन सी है, माना कि राइस है। ठीक है, अब उसके अंदर पानी अपन ने कितना दिया, वाटर अप्लाइड, वाटर अप्लाइड मतलब पानी दिया। ठीक है, वाटर अप्लाइड किस में देंगे अपन, यूनिट इसकी क्या रहेगी, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट क्या रहेगी, इन सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, दूसरी आ गई अपनी, यहां पे अगला कॉलम आ गया यील्ड, क्रॉप यील्ड। यील्ड किस में थी, ठीक है, यील्ड किस में थी, क्विंटल पर हेक्टेयर में, क्विंटल पर हेक्टेयर के अंदर आ गई यील्ड।
ठीक है, फिर आगे प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को क्या है, केजी पर हेक्टेयर पर एमएम। ठीक है, अब इसके बाद में अगर पहली बात करते हैं राइस, चावल आगे। राइस के अंदर ये वाटर अप्लाइड डेप्थ कितनी होती है कि 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और यील्ड कितना है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कितनी है 3.95। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ज्वार की। ठीक है, ज्वार की बात करें तो इसमें वाटर अप्लाई डेप्थ क्या चाहिए अपने को, डेल्टा की वैल्यू कितनी चाहिए 50, ये कितनी है 45, और इसमें प्रोडक्टिविटी कितनी है अपनी 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ज्वार के बाद में ले लो अपने बाजरा ले लो। ठीक है, बाजरा तो ये कितनी है 50, 40 और 8 केजी पर हेक्टेयर पर एमएम की क्या रहेगी, इसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी। अब बात क्या है गेहूं, वीट। ठीक है, गेहूं की कितनी है 40, ये डेप्थ रहेगी, ये 50 रहेगी, और ये 12.5 क्या रहेगी केजी पर हेक्टेयर पर एमएम रहेगी। अब इसके अंदर ये यील्ड और प्रोडक्टिविटी तो आप लोगों को क्या है समझ में आई हुई है। ये डेल्टा क्या है, वाटर अप्लाइड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अपने एक क्रॉप पीरियड के अंदर या एक बेस पीरियड के अंदर, ठीक है, बात कर रहा हूं मैं क्रॉप पीरियड की, एक क्रॉप पीरियड के अंदर एक प्लांट को जितनी डेप्थ तक का मॉइस्चर कंटेंट जमीन के अंदर चाहिएगा, कि अगर मेरे पास 120 सेंटीमीटर के आसपास का क्या रहेगा उसको मॉइस्चर कंटेंट फुली क्रॉप पीरियड का है, ये 100 मतलब टोटल क्रॉप पीरियड का है। क्रॉप पीरियड किसी के लिए 3 महीने का हो सकता है या 4 महीने का। ठीक है, जितने टाइम के लिए आसपास ये फसल अपनी बुआई से लेके कटाई तक का जो टाइम रहता है वही था ना क्रॉप पीरियड। तो उस क्रॉप पीरियड के अंदर फसल को कितना 120 सेंटीमीटर तक का मॉइस्चर कंटेंट जमीन के अंदर चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, उसका डेल्टा कहलाता है। ठीक है, इसका एक रिलेशन भी है ड्यूटी और डेल्टा का, वो अपन बाद में आएगा अपने। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। यहां तक हो गया, मैं स्क्रीन से साइड हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बात आती है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या क्या है। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट फायदे हैं, कुछ इनडायरेक्ट फायदे हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट एडवांटेज की। डायरेक्ट एडवांटेज मतलब सीधे तौर पे हमारे पास क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, डायरेक्ट एडवांटेज की बात करेंगे। पहली बात तो अगर किसी फसल को टाइम टू टाइम पानी मिलता रहेगा तो वो क्या करेगी, अच्छी ग्रोथ करेगी। अच्छी ग्रोथ करेगी तो अच्छा क्रॉप यील्ड होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगी, क्रॉप यील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्रॉप यील्ड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पहला ये तो हुआ डायरेक्ट एडवांटेज अपने पास। ठीक है, फिर क्या हुआ डायरेक्ट एडवांटेज, दूसरा क्या होगा, रिवेन्यू जनरेट होगा। क्या होगा, रिवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, मतलब फायदा होगा तो मुनाफा होगा, मुनाफा होगा तो कर इकट्ठा होगा, कर इकट्ठा होगा तो सरकार को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, और अपन भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा इंडायरेक्ट क्या हो सकता है, ड्रॉट से फायदा होगा, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट। मतलब क्या हो, प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट। अगर मान लो कोई जगह पर बार बार पानी आ रहा है, कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद में, कुछ 10 दिन के बाद में आ रहा है, कहीं 15 दिन के बाद में आ रहा है, तो वहां पे सूखा पड़ने की तो कोई नौबत नहीं आएगी। तो क्या होगा, सूखे से मदद करेगा, बचाव करेगा। मतलब ड्रॉट का मतलब हो गया सूखा। देख लेना, थोड़ा हिंदी में हाथ तंग है। रिवेन्यू जनरेट, रिवेन्यू का मतलब कर उत्पन्न होगा। ठीक है, ये तो क्रॉप यील्ड तो तुम्हें पता ही है क्या होगी। ठीक है, अब इसमें से एक टर्म और आती है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग तो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग
मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब हो गया कि दो फसलें हम एक साथ में बो देते हैं। मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी क्यारी बनाई, एक क्यारी के अंदर हम साथ के साथ कोई एक फसल बो रहे हैं, माना कि गेहूं बो रहे हैं, साइड में उसमें क्या बोल रहे हैं कि अपन सरसों बो रहे हैं, दोनों ही एक ही क्यारी के अंदर चल रही है। तो मतलब क्या हुआ कि सरसों को ज्यादा पानी चाहिए, गेहूं को पानी कम चाहिए। अगर अपने पास पानी ज्यादा है तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर एक फसल को कम पानी चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए, और अपने पास क्या है, एवरेज पानी है, तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाए, ऐसे इससे क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ अपने पास क्या है, डायरेक्ट एडवांटेज है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या होता है, इनडायरेक्ट एडवांटेज भी होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या है, अब ये तो थे डायरेक्ट एडवांटेज। अब इनडायरेक्ट एडवांटेज की मैं बात करूं, इनडायरेक्ट एडवांटेज की, तो पहला तो हुआ पावर जनरेशन। पावर जनरेशन, जनरेशन मतलब क्या हुआ, बिजली उत्पादन। अगर हमारे पास कोई अच्छी कैनाल है, बड़ी कैनाल है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो वहां पे पावर जनरेट भी कर सकते हैं। टरबाइन फिट कर देंगे कि उसका वॉल्यूम इतना हो कि टरबाइन को रोटेट कर पाए। अगर टरबाइन रोटेट होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अपने क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। ठीक है, तो पावर जनरेशन के काम हो गया एक तो इनडायरेक्ट। दूसरा हो गया नेविगेशन के काम। नेविगेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट भेजने के लिए क्या करें, मटेरियल भेजने के लिए अपन क्या है, कैनाल को एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यातायात के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी क्या हुआ कि अगर कैनाल का साइज अच्छा है और उसमें बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, तो कैनाल में बोटिंग अभी साउथ के अंदर शायद चल रहा है, ये शायद तमिलनाडु या केरला के बीच में कावेरी से कोई रिवर कैनाल निकलती है, तो उसके अंदर वो नेविगेशन का काम कर रहा है, मतलब ईस्ट और वेस्ट एंड को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट वगैरह अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो नेविगेशन के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा है, ठीक है, कैनाल है, कैनाल से क्या होगा, सीपेज होगा। सीपेज मतलब क्या होगा, पानी का रिसाव होगा, तले से, साइड की दीवारों से पानी का रिस रिस के क्या जाएगा, जमीन में जाएगा। अगर जमीन में पानी कंटिन्यूसली चलता रहा, जाता रहा, तो वो क्या कर देगा, ग्राउंड वाटर टेबल हुआ। ग्राउंड वाटर टेबल मतलब भूमि तल के जल को क्या कर देगा, स्तर को क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, इससे रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, पावर जनरेशन हो जाएगी, नेविगेशन हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा कि कोई भी कैनाल है, ठीक है, दो टाइप की कैनाल होती है, एक मान लो कच्ची नहर और एक पक्की नहर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इंग्लिश में उसको लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल कहते हैं। लाइन कैनाल का मतलब हुआ पक्की नहर और अनलाइन कैनाल का मतलब हुआ कच्ची नहर जो मिट्टी से बनी हुई होगी। ठीक है, तो लाइन कैनाल के अंदर और अनलाइन कैनाल के अंदर क्या होगा कि पानी रिसता हुआ जमीन के अंदर तो जाएगा, वो अलग मैटर है कि पक्की नहर से कम रिसेगा, कच्ची नहर से ज्यादा रिसेगा। ठीक है, तो पक्की नहर और जैसे भी जो भी कैनाल हो रिसेगा तो सही। ठीक है, पानी रिसता हुआ ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा तो क्या होगा, जमीन के पानी से जाके मिलेगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो जमीन का पानी क्या हो जाएगा, उसका खारापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, उसका स्तर भी क्या आ जाएगा, ऊंचा आ जाएगा। ग्राउंड वाटर अगर मान लो कहीं नीचे है, तो अगर कंटिन्यूसली पानी सप्लाई होता रहा तो वो क्या है, ग्राउंड वाटर के टेबल क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार मान लो पावर जनरेशन करेंगे तो भी वहां पे अपन को दो चार बंदे रखने पड़ेंगे। नेविगेशन कर रहे हैं तो वहां पे पोर्ट बनाने पड़ेंगे, बंदे माल उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, बोट को एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए, तो वहां क्या हुआ, बंदों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया, हमारे पास क्या होगा, ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया। ये कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेज है। अब एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा।
लेकिन इरिगेशन का जिस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं तो अपन को ऐसे नहीं लगता अभी कोई भी इसका कि नुकसान होगा, क्योंकि सारे के सारे फायदे हैं। अगर जमीन में फसल अच्छी होगी तो अपनी भी वेल्थ अच्छी होगी, गवर्नमेंट की भी होगी, ठीक है। अपन तरक्की करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? सिर्फ एक नुकसान है, कोई ज्यादा बड़ा इसका नुकसान नहीं है, ठीक है। एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज, ठीक है। पहला एक ही है, मतलब ओवर इरिगेशन may cause to waterlogging मतलब क्या हुआ? अगर आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया तो वाटर लॉगिंग को कॉज कर सकता है, कि वाटर लॉगिंग की समस्या को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब वाटर लॉगिंग की समस्या क्या है? वाटर लॉगिंग की समस्या ये है, वाटर लॉगिंग समझ लो एक छोटी सी टर्म है, ठीक है। बाद में इसमें तुम्हारे डिटेल के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। वाटर लॉगिंग अब एक छोटा सा यही बता देता हूं, बाद में ये डीप में आएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। वाटर लॉगिंग क्या है कि ये अपने पास क्या है, ग्राउंड वाटर है, ये सॉरी ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, और यहां पे ये क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल जब यहां तक आगे मान लो कि यहां पे कोई प्लांट था और ये इसकी रूट्स थी, ठीक है। तब जब इसकी रूट्स तक वाटर पहुंच जाए, ठीक है, और इसके एयरेशन को प्रोसेस को क्या कर दे, अफेक्ट कर दे। एयरेशन का प्रोसेस मतलब इसकी पौधे की सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कर दे, ये पानी प्रभावित कर दे। अगर चीज कोई नाक तक इसके पानी आ जाएगा, मतलब सांस यहीं से ले रहा है, ठीक है, जहां से सांस ले रहा था वहां तक पानी आ जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा पौधा, सांस नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, पौधा मुरझाएगा, और मुरझाकर क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर टेबल का अर्थ सरफेस के नजदीक आ जाना और प्लांट्स के रूट्स तक आ जाना वाटर लॉगिंग कहलाती है। और समटाइम ये वाटर टेबल क्या है, ग्राउंड लेवल से भी ऊपर आ जाता है, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में सेम भी कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हो गई हमारी वाटर लॉगिंग। ये कुछ क्या थे इसके डिसएडवांटेज, ये एक ही था कि अगर आवश्यकता से अधिक अपन पानी दे दिया तो वो क्या कर देगा, सेम की प्रोसेस वाटर लॉगिंग की समस्या को क्या कर देगा, उत्पन्न कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक छोटी सी चीज और है, ठीक है। उससे पहले अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन के प्रकार, ठीक है। अब प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? पहला प्रकार है सरफेस इरिगेशन, और दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। अब बात समझने की कोशिश करना, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन है क्या, ठीक है। सरफेस इरिगेशन का मतलब, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह होती है, ठीक है। अगर धरती की सतह के ऊपर से ऊपर पानी चल रहा है तब तो हुआ सरफेस इरिगेशन, और धरती की सतह से नीचे चल रहा है तो क्या होगा, सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये क्या है, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन, मतलब इसको धरातलीय सिंचाई, ठीक है, और ये सब सरफेस, ये मतलब सरफेस का मतलब हुआ सतह, तो ग्राउंड के ऊपर से मतलब सतह के ऊपर अगर पानी चल रहा है तब तो हुआ सरफेस इरिगेशन, और ये सब सरफेस अगर धरातल के नीचे चल रहा है। अब मतलब क्या है, ये अपना क्या है, अर्थ सरफेस है, क्या है, धरती की सतह है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, जिसे अपन ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल, अगर पानी इसके ऊपर चल रहा है तब तो क्या है, सरफेस इरिगेशन है, और अगर ये जमीन से नीचे चल रहा है, जमीन के अंदर चल रहा है तब क्या है, सब सरफेस है, और जमीन के ऊपर चल रहा है क्या है, सरफेस इरिगेशन है, ठीक है।
अब सरफेस इरिगेशन को फिर फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्या करा गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो इसको डीप में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना जितना मैं बता रहा हूं याद रखना इसको काफी है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब सब सरफेस को फिर अपन ने दो कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो हुआ फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, ठीक है, और दूसरा हुआ लिफ्ट इरिगेशन। क्या हुआ, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो और लिफ्ट इरिगेशन में दो टाइप से बांट दिया गया। ठीक है, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, फ्लो इरिगेशन नाम से स्पष्ट है, फ्लो। अगर मान लो कि मेरा ये देखो, ये कोई पहाड़ी थी या कोई ऊंची जगह थी और ये मेरा क्या था, खेत था। ठीक है, ये मेरा क्या था, खेत था, ऐसे कुछ। यहां पे मैंने क्या है, फसल बो रखी है। ठीक है, यहां पे मेरा क्या है, वाटर टैंक बना हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, वाटर टैंक का, और वाटर टैंक क्या है, ग्राउंड से ऊपर है, जमीन से ऊपर है, जहां पे एग्रीकल्चर, जहां पे अपनी क्या है, क्रॉप है, उससे क्या है, ऊंची है। तो ऊंचे है, तो यहां से अगर मैं पानी चलाऊंगा तो उसको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, ग्रेविटी के साथ में बहता हुआ अपने आप खेतों में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इरिगेशन को क्या कहते हैं अपन, फ्लो इरिगेशन। जब क्या हो, वाटर स्टोरेज क्या हो, हाई लेवल पे हो और लैंड अपनी क्या हो, लो लेवल पे हो, तब उस टाइप में इरिगेशन क्या कहलाता है, अपना फ्लो इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करें लिफ्ट इरिगेशन की। लिफ्ट इरिगेशन के मतलब ये था कि यहां पे अपना क्या है, ये फसल उगाई हुई है, ठीक है, और यहां पे अपना क्या है, वाटर टैंक है। अब यहां से खोल के, ये तो है नहीं कि अपने आप पानी ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे क्या करना है पड़ेगा, अपन को एक पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, पंप लगा के और उस पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर वाटर को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचाया जाए तो वो उस टाइप का इरिगेशन क्या कहलाएगा, लिफ्ट इरिगेशन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि पानी को नीचे सरफेस से लेके ऊपर सरफेस तक पहुंचाया जाए किसी मैकेनिकल ऑपरेटर की मदद से। मैकेनिकल मतलब जहां पे पंप वगैरह की मदद से क्या करें अपन, एक नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाया, हमारा लिफ्ट इरिगेशन। नॉर्मल सी सिंपल घरों में टैंकी देखी होगी पानी की, ठीक है, तो उसमें मोटर लगा के पानी नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं ना, तो वो क्या है, वो लिफ्ट इरिगेशन हो गया। ठीक है, और पानी डायरेक्ट शावर के अंदर आता है तो वो क्या हो गया, फ्लो इरिगेशन हो गया, क्योंकि अपना पानी का लेवल क्या था, नीचे था, पानी ऊपर से, नीचे से अपन ने टेप को खोला और पानी आ गया, क्योंकि पानी का लेवल जहां था, क्या जहां रिक्वायरमेंट थी वो लो लेवल पे थी, इसलिए आसानी से आ गया। ऊपर भिजवाते टाइम अपन को मोटर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर हो गया कि लिफ्ट फ्लो इरिगेशन में तो पानी ऊपर के सरफेस पे होगा, ऊपर लेवल पे होगा, और लिफ्ट में क्या होगा, नीचे लेवल पे होगा। ऊपर लेवल पे होगा तो उसको आसानी से वो लो लेवल पे आ जाएगा, और ठीक है, और लो लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या लगा देंगे, पंप लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देंगे, जो हमारे पास सुविधा बनेगी वो लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं, फ्लो इरिगेशन को फिर दो तरीके से और विभाजित किया गया है। ठीक है, फ्लो इरिगेशन को एक पेरेनियल और एक दूसरा है फ्लड इरिगेशन के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, फ्लो इरिगेशन को फिर पेरेनियल फ्लो इरिगेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और दूसरा है फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, फ्लड फ्लो इरिगेशन, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब बात आती है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब समझ लो, पेरेनियल का मतलब होता है बार बार। मतलब क्या हुआ कि एक पानी की हम कांस्टेंट सप्लाई देते रहे, कि आज दे रहे हैं फिर थोड़े टाइम के बाद में देंगे, एक कांस्टेंट इंटरवल के साथ में कंटिन्यूसली अपन क्या करते रहे, पानी देते रहे किसी क्रॉप को। ठीक है, एक छोटे छोटे इंटरवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बार बार सप्लाई करते रहे। तो पेरेनियल का मतलब होता है बार बार, इतना याद रखना, बार बार इसको क्या करते रहे, सप्लाई करते रहे।
ठीक है, तो एक बार दे दिया, जैसे क्रॉप की रिक्वायरमेंट है फिर दोबारा दे दिया, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहना वाला क्या कहलाता है, पेरेनियल। और फ्लड इरिगेशन क्या होता है कि एक बार अपन को खोला और पूरी फसल को पूरी तरह से भरकर और फिर छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, तो उस टाइप के इरिगेशन को क्या कहेंगे अपन, फ्लड इरिगेशन कहते हैं, और इसको अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहते हैं, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहते हैं। कि एक बार क्या किया, फसल को पूरी पूरी क्यारी को या आपने चेक जो बनाया था उसको अच्छी तरह से पानी से भर दिया, ठीक है, उसके ऊपर एक बार खोल दिया, उसके बाद में उसका कोई कंट्रोल नहीं है, अपना पूरा पूरा भर दिया, भरने के बाद में फिर बंद कर दिया, तो ऐसे ही चलता रहे, वो क्या कहलाता है अपना फ्लड इरिगेशन, ठीक है। अब पेरेनियल इरिगेशन को फिर दो कैटेगरीज में क्या किया गया है, वापस बांटा गया है। कौन सा, एक तो है डायरेक्ट इरिगेशन, डायरेक्ट पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आगे तुम ध्यान रखना, डायरेक्ट पेरेनियल फ्लो इरिगेशन हो गया, ठीक है, और ये हो गया स्टोरेज। अब मैंने बताया था पेरेनियल में बार बार सप्लाई करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये अपनी कैनाल है, कैनाल में मान लो हर 15वें दिन क्या आता है, 15 डेज के बाद में क्या आता है, पानी आता है, 15 दिन पानी आता है, 15 दिन उसमें पानी नहीं चलता, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट अपन यहां कैनाल से पानी निकाल रहे हैं और क्या कर दिया, और अपन फील्ड के अंदर, खेत के अंदर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट कहां से, कैनाल से लिया और फील्ड के अंदर अप्लाई कर दिया, तो वो क्या कहलाया हमारा, डायरेक्ट पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है। और अगर क्या करता हूं मैं, ठीक है, और स्टोरेज में क्या करूंगा, एक बार यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्टोरेज में क्या किया, ये कैनाल थी मेरी, 15 दिन आई, ठीक है, मान लो जब भी आई मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वाटर टैंक बना रखा है, उस वाटर टैंक को क्या किया, पहले इसमें पानी भरा और फिर इस वाटर टैंक से क्या किया, मैं खेतों में सप्लाई कर रहा हूं जब उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो इस टाइप का इरिगेशन क्या कहलाएगा हमारा, स्टोरेज पेरेनियल इरिगेशन कहलाता है, कि जब पानी को अपन कहीं दूसरे सरफेस पे स्टोर करेंगे फिर अप्लाई करेंगे एज पर देयर नीड्स, जब जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे। तो इस टाइप का इरिगेशन क्या कहलाता है, हमारा स्टोरेज इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टेबल बना लो, टाइप्स ऑफ इरिगेशन में पहला है सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल को डायरेक्ट और स्टोरेज के अंदर क्या है, बांटा गया है। अब बात करते हैं सब सरफेस की, ठीक है। अब सब सरफेस का मतलब क्या हुआ, जमीन के अंदर चलने वाला पानी, ठीक है, जमीन के अंदर चलने वाले को भी अपन ने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और एक आर्टिफिशियल या मैन मेड आर्टिफिशियल, ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। नेचुरल क्या हुआ, नेचुरल क्या हुआ कि ये मेरी नहर थी या कैनाल थी, क्या थी, मेरी नहर थी, नहर से क्या हुआ, पानी ऐसे रिश्ता हुआ अंदर की अंदर, क्या हुआ, खेतों के अंदर पहुंचता गया, कि ये मेरी नहर थी, नहर के अंदर जमीन के अंदर से ग्राउंड के इसके क्या हुआ, जमीन के जो ये बेड लेवल था, ठीक है, कैनाल में कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये कैनाल थी, ठीक है, यहां पे क्या थी, अपने मिट्टी भरी हुई थी, क्या थी, मिट्टी भरी हुई थी चारों तरफ। अब इसमें से क्या हुआ कि पानी अपना यहां से आया, रिश्ता हुआ, अपने आप ऐसे पहुंच गया, और ये डायरेक्ट क्या हुआ, प्लांट के पास पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, यहाँ पे अपना क्या था, पेड़ लगा हुआ था, उसकी रूट्स थी, तो ये क्या हुआ, यहां से बहता हुआ क्या आ गया, इसके जड़ों तक पहुंच रहा है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल तरीका हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन कहलाएगा अपना, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल मैनर में क्या करते हैं कि ये इंडिया के अंदर मतलब नए के बराबर ही यूज होता है, यूज ही नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, ठीक है, बहुत ही कम यूज होता है, होता ही नहीं है इंडिया के अंदर, तो बाकी अदर कंट्रीज यूएसए वगैरह के अंदर इसको थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। तो ये क्या था अपना, मैं 2 मिनट, नेचुरल, नेचुरल और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, जमीन से 1 से 1.5 मीटर नीचे क्या करते हैं अपन,
पाइप्स बिछाते हैं पतली पतली, ठीक है। उन पाइप्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स रख दिया जाता है, छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर क्या रखा जाता है कि थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ जाती है, मतलब खुली छोड़ जाती है, फिर पानी से पीछे से सप्लाई होता है तो वो डायरेक्ट क्या होता है प्लांट की जड़ों के अंदर पहुंच जाता है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल। तो इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि इसको लगाने में बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमने इंडिया के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं अपन मेथड ऑफ इरिगेशन पे। अब ये है तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। कि अब जान लिया अपन ने कि पानी कैसे, टाइप ऑफ इरिगेशन कैसे कैसे किस प्रकार पानी दिया जा सकता है, ठीक है। अब देने की विधियां देखेंगे कि मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है। मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ठीक है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ इरिगेशन। पहला मेथड है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग को कहते हैं प्रवाह विधि, प्रवाह विधि, ठीक है। फ्री फ्लडिंग में मतलब क्या है कि ये अपने पास क्या थी, एक कैनाल थी, कुछ भी मान लो, ये कैनाल थी, ठीक है। इस कैनाल से अपन ने क्या निकाली, सब्सिडियरी कैनाल निकाली, ठीक है। इसको सब्सिडियरी डिच लिख लो या कुछ भी लिख लो, ठीक है, चैनल लिख लो, सब्सिडियरी डिच, कि एक छोटी सी कैनाल निकाल ली साइड में, और फिर है ना कि यहां से पानी खुला छोड़ दिया, यहां पे पानी फ्री फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पे अपनी क्रॉप्स थी, यहां पे फिर एक सब्सिडियरी निकाली, ठीक है। ठीक है कि क्या होगा कि फ्री फ्लडिंग क्या है कि कैनाल से सब कैनाल निकाली, अपने छोटी सी निकाली, और इसमें पूरी लैंड के अंदर क्या होगा कि जब हमारे फ्लो के ऊपर कोई कंट्रोल ना रहे तो उस टाइप की फ्लडिंग क्या कहलाती है कि फ्लडिंग का मतलब एक तरह से बाढ़ आना होता है कि अपन ने खुला छोड़ा और पानी को बोला कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जहां तुझे जाना है जा, बहता रहे, ठीक है। तो पानी अपनी मस्ती से इधर उधर घूम रहा है। ये यूज कहां करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें यूज कहां करते हैं कि जब क्या हो, टोपोग्राफी क्या हो, अनइक्वल हो। टोपोग्राफी का मतलब होता है जब अर्थ सरफेस है ना वो असमान हो, कि अनइक्वल हो, जहां पे हमारी कि क्यारियां बनाना, बॉर्डर बनाना, लिम्स बनाना क्या हो, पॉसिबल ना हो, वहां पे क्या कर सकते हैं अपन, इस टाइप का मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हेन टोपोग्राफी इज अनइक्वल, ठीक है, कि अर्थ सरफेस में असमानताएं ज्यादा हो तो वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अर्थ सरफेस क्या हो, ऑन रोलिंग लैंड, रोलिंग लैंड मतलब रोलिंग लैंड का मतलब हो कि ढलान भरे क्षेत्र के अंदर क्या हो, पानी को अपन ज्यादा यूज करेंगे। अब ढलान भरे क्षेत्र में यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी यहां से बहेगा, माना कि पानी यहां से बह रहा है, ढलान है तो बहता हुआ जाएगा, तो उसको जमीन के अंदर क्या होगा, जाने के लिए टाइम कम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर्कुलेशन जहां पे कम हो, ठीक है। और दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि अपन पानी इतना फ्री फ्लडिंग कब करवा सकते हैं, जब अपने पास क्या हो, पानी भी बहुत ही बल्क मात्रा के अंदर क्या हो, बहुत ही बल्क के अंदर अपने पास पानी क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, व्हेन वाटर एबिलिटी अवेलेबल इन बल्क, मतलब पानी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा के अंदर हो तब इसको क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताया था मैंने कि यहां पे जाएगा तो अंदर जाने के लिए जगह क्या हो, कम होगी। तो चौथा हो एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो, एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो,
तो मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, पानी को खुला छोड़ देते हैं और उसको जिस तरफ वो जाना चाहता है उसको बहने देते हैं। अब ये कहां पे कर सकते हैं कि जब जो लैंड होती है वो क्या हो, रोलिंग लैंड हो, मतलब ढलान भरा क्षेत्रफल हो, ढलान भरा हो, तो जहां पे हमारी क्यारियां बनाना या बॉर्डर बनाना क्या हो, पॉसिबल ना हो, तो वहां पे इस प्रकार की विधि को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि टोपोग्राफी अनइक्वल हो, रोलिंग लैंड हो, ठीक है, तो वन वाटर अवेलेबल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपन कि जमीन तो है, पानी है ही नहीं तो बहाएंगे क्या, तो पानी भी बल्क में होना चाहिए, और जहां पे कि पानी जितना रोलिंग लैंड होगी उतना ही स्पीड के अंदर उस पे दौड़ेगा, दौड़ेगा तो क्या होगा, अंदर पर्कुलेट होने के लिए उसको क्या बनेगा, टाइम कम मिलेगा, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वाटर की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इस टाइप के मेथड को क्या कहते हैं, हम फ्री फ्लडिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास है, नेक्स्ट है बॉर्डर फ्लडिंग। दूसरा अपना पास मेथड क्या है, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग और फ्री फ्लडिंग के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ पे बॉर्डर फ्लडिंग क्या यूज करेंगे कि एक तो अपने पास ग्राउंड लेवल क्या हो, अप्रोक्सीमेट लेवल के अंदर हो, हल्का सा स्टीप स्लोप होगा, हल्का सा मतलब क्या हो, पानी अपना इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की मदद से क्या हो, बहता रहे। तो उसमें क्या करेंगे अपन, लैंड को ना छोटी छोटी ऐसे बॉर्डर्स बना देंगे कि यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, ठीक है, यहां से अपन ने पानी दिया, ठीक है, यहां से पानी दिया और पानी बहता हुआ यहां तक आया, यहां पे आने के बाद में यहां पे एक क्या कर देंगे, दोबारा से डिच बना देंगे और पानी ड्रेन आउट हो जाएगा यहां से। तो इस टाइप के मेथड को क्या कहेंगे अपन, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या करेंगे कि जो लैंड है उसको क्या करेंगे अपन, 150 से लेके 400 मीटर तक लंबी लंबी स्ट्रिप्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब दो दो बॉर्डर्स बना देंगे कि पानी का डायरेक्शन क्या है, एक पाथ दे देंगे कि इधर उधर नहीं फैलेगा, पानी क्या है इसके अंदर अंदर बहता रहेगा। ठीक है, और इसकी चौड़ाई रखते हैं अपन 20 से 30 मीटर के आसपास क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, 150 से 400 मीटर के आसपास क्या होगी इसकी लंबाई होगी, उसके अंदर क्या रहे, पानी अपना बहता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, कि यहां से अपना चलेगा पानी और यहां से ड्रेन आउट कर लेंगे। तो इसमें और चेक फ्री फ्लडिंग और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कि डिफरेंस ये है कि फ्री फ्लडिंग के अंदर अपन स्ट्रिप्स को क्या कर देंगे कि जो फ्री फ्लडिंग थी लैंड को क्या है, छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, पतली पतली पट्टियों में डिवाइड कर देंगे, और ये एक सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है और ये लगभग फ्लैट सरफेस के ऊपर क्या करते हैं अपन इसका उपयोग करते हैं। थर्ड है अपने पास बॉर्डर फ्लडिंग के बाद में है चेक फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग फिर है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या है कि अपने पास क्या था, एक कोई लैंड कैनाल थी, कैनाल से यहां पे सब्सिडियरी कैनाल निकाले, ये क्या थी, कैनाल थी, ये सब्सिडियरी डिच था। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, छोटी छोटी क्यारियों के अंदर बांध देना। पहले क्या क्या, फ्री फ्लडिंग के अंदर कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है, अब बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर क्या साइडें कंट्रोल में कर दी और सामने से पानी क्या हो रहा है, ड्रेन आउट कर रहे थे, इसमें क्या कर देंगे, सामने से भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस टाइप की क्या कर दिया, यहां पे अपनी क्या है, फसल ग्रो कर रही है। क्लियर है, तो इस टाइप से यहां से पानी आया और इसमें क्या कर दिया अपन ने, चारों डायरेक्शन को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। ठीक है, तो फ्री फ्लडिंग में सबसे ज्यादा वाटर लॉसेस हो रहा थे, बॉर्डर फ्लडिंग में फिर कम हुआ। अब यहां से पानी आया तो पानी इतना लैंड भर दिया और अपन ने इसको क्या कर दिया, यहां से फिर वापस से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फिर आगे वाली खोल देंगे, इसमें पानी भर गया फिर इसको बंद कर देंगे। तो क्या हुई, ये छोटी छोटी जो अपन ने बनाई है, चेक्स बनाए हैं या इनको क्यारी बोल देते हैं कि क्यारियां बनाई है, इनमें पानी भरेंगे और बंद करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, अपना लॉसेस ऑफ जो वाटर होगा वो बहुत बहुत क्या होगा, बिल्कुल ही बहुत कम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में, ठीक है, ये तो अपन प्री फ्लडिंग होगी।
अब चेक फ्लडिंग में इसमें क्या है कि अपने पास कोई भी टाइप की सॉइल हो, लो परमिएबल हो, हाई परमिएबल हो, तो दोनों ही टाइप की सॉइल के अंदर क्या कर लेते हैं अपन, इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं। फ्री फ्लडिंग के अंदर क्या था, अपने पास कोई भी कंट्रोल नहीं था। ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर अपन ने क्या कर दी, साइड्स कंट्रोल कर दी। ठीक है, यहां से पानी आता गया और यहां से निकालते गए अपन। ठीक है, फिर यहां से तो इनलेट था और यहां से क्या कर दिया, ड्रेन आउट कर दिया। ड्रेन आउट क्या कर दिया, पानी को निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है। ये तो था अपना फ्री फ्लड। अब बॉर्डर फ्लडिंग। अब चेक फ्लडिंग में क्या कर दिया अपन ने, चारों डायरेक्शंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट है अपने पास बेसिन फ्लडिंग। नेक्स्ट है अपने पास बेसिन 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 फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग, इसको हिंदी में थाला विधि कहते हैं। ठीक है, बेसिन का मतलब होता है थाली। ठीक है, कटोरा नुमा स्ट्रक्चर। सिंपल सा बात है, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, आपने बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे, कई बार अपन घर के बाहर भी होगा। ठीक है, घर में किसी जामुन का पौधा हुआ, नीम का पेड़ हुआ, बबुल का पेड़ हुआ, ऑरेंज का पेड़ हुआ, संतरा वगैरह का पेड़ हुआ, अमरूद का, किसी भी टाइप का पौधा होगा, तो उस पौधे के चारों तरफ अपन क्या करते हैं, छोटी सी क्या है, इस थालीनुमा क्या है, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन, बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग का मतलब थोड़ा सा ध्यान देख लेना, डायग्राम देख लोगे समझ में आ जाएगी। ये क्या थी, अपनी कैनाल थी। ठीक है, कैनाल से यहां से क्या चलेगी, अपनी सब डिच निकली, सब्सिडरी डिच निकल गई। ठीक है, अब यहां से अपन ने क्या किया कि पानी आना स्टार्ट हुआ, तो यहां से अपन ने एक क्यारीनुमा स्ट्रक्चर बनाई और एक ऐसा एक बेसिन बनाया। फिर आगे चले गए, ऐसा बेसिन बनाया। यहां पे क्या किया, यहां पे अपन ने क्या कर दिया, ये 3D में मैंने प्लांट बना दिया। ठीक है, यहां पे अपन ने क्या कर दिया, प्लांट लगा दिया। तो प्लांट के चारों तरफ छोटी सी कटोरा नुमा स्ट्रक्चर बना देना क्या कहलाता है, हमारा बेसिन फ्लडिंग। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर मैं इसमें बॉर्डर फ्लडिंग या चेक फ्लडिंग में इसको डिवाइड कर देता, माना कि मैंने इसको बॉर्डर फ्लडिंग में कर देता, तो मेरा यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो पानी क्या हो रहा था, वेस्ट ही हो रहा था, किसी काम का नहीं था। अब मैंने डायरेक्ट क्या कर दी, या पतली सी नाली बनाई और इस पौधे को दे दी, फिर आगे दे दी, फिर इसको ऐसे देता हुआ चला गया। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो वाटर लॉसेस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहां पे ऐसे प्लांट लगा लिए, यहां पे ऐसे क्या कर दिया अपन ने, प्लांट लगा दी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता गया। तो इस टाइप का मेथड हो गया, वो क्या कहलाया अपना, सबसे बेसिन मेथड कहलाता है, जिसे अपन थाला विधि कहते हैं। ठीक है, थाला विधि के बाद में अगर इसके अंदर लॉसेस वगैरह और भी कम हो गए। अब नेक्स्ट अपने पास आता है फ्यूरो मेथड। फ्यूरो मेथड मतलब कुंड विधि, कुंड विधि, फ्यूरो मेथड। अब फ्यूरो विधि, अब एक छोटी सी बात बताता हूं तो मैं, आलू की खेती होते हुए देखी है सबने। आलू की खेती क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, जैसे अपने पास लैंड होती है ना, उसको छोटे छोटे ऐसे डोलियां बना लेते हैं। तो इन जो इसकी डोली हुई, इसके ऊपर क्या करते हैं, इस लीफ के ऊपर क्या कर देंगे अपन, प्लांट में क्या कर देंगे, पानी भर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, इस डोलियों के ऊपर तो अपन ने क्या कर दिया, प्लांट लगा दिए और यहां पे क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, यहां पे पानी भर दिया। अब क्या होगा, पानी यहां से डायरेक्ट इसके रूट्स के अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो रूट्स के अंदर पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, 20 से लेके 50% तक क्या है, जो वाटर लॉसेस है क्या है, कम हो जाएगा। ठीक है, कम क्यों हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक तो ये लैंड में अपना पानी नहीं देना पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट रूट के अंदर क्या होगा, जितना नजदीक पानी होगा उतना आसानी से जड़ों के अंदर पहुंच रहा है। तो इस टाइप के मेथड को क्या कहते हैं अपन, फ्यूरो फ्लडिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट है अपने पास ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना 6 नंबर है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, अब एक तो बात ध्यान रखना कि ड्रिप इरिगेशन में वाटर लॉसेस सबसे कम होगा। ठीक है, क्यों होगा कि एक तो पानी बूंद बूंद से जाएगा, एक सिंपल सी बात है।
कि एक अगर अपन एक बाल्टी भर के डाल रहे हैं एकदम से, तो वो पानी 1-2 घंटे के अंदर सूख जाएगा। एक है कि वो एक बूंद बूंद सिंचाई चलता रहा है, मतलब वो 24 घंटे में वो बाल्टी खत्म होगी, तो उससे क्या है कंटिन्यूटी बनी रहेगी, रूट्स में भी क्या है मॉइस्चर कंटेंट भी क्या है बने रहेंगे। तो एक तो जो वाटर लॉसेस होता है जो सबसे कम किसमें होता है, ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या है वाटर लॉसेस क्या होंगे, सबसे कम होंगे। इसमें क्या करते हैं, इसका कोई डायग्राम तो है नहीं, मैं ड्रिप इरिगेशन का सिंपल सा बात है, चलो देख लो कि यहां से अपना कैनाल था, कैनाल से अपन ने क्या निकाली, पाइप्स निकाली, ठीक है। इन पाइप्स में जहां पे ये छोटे छोटे पोर्स बना दिए, ओपनिंग बना दी, ठीक है। ये ओपनिंग डायरेक्ट कहां हो रही है, अपने प्लांट के पास में हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से प्लांट्स के अंदर क्या है, यहां से क्या है डायरेक्ट क्या है पानी आएगा, ठीक है। तो ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, इसमें क्या है एक तो क्या है पानी का ड्रॉप्स के फॉर्म के अंदर डायरेक्ट प्लांट के जड़ों तक पहुंचना क्या कहलाता है, हमारा ड्रिप इरिगेशन कहलाता है। तो वाटर लॉसेस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर लॉसेस आर वेरी लो, मतलब पानी का लॉस क्या होगा सबसे कम होगा। एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसकी अप्रोक्सीमेट 80% तक हो जाती है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हाई, मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जितना दे रहे हैं उससे उतना ले पा रहा है या नहीं, या वापस अपने को आउटपुट कितना दे रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जितना पानी अपन भेज रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 90% पानी क्या है उसके काम आ रहा है, मतलब पानी का वेस्टेज नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाया उसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी को क्या करेगा इंडिकेट करेगा। तो ड्रिप इरिगेशन क्या हो गया मोस्ट सुटेबल हो गया। इसे ट्रिडल इरिगेशन भी कहते हैं, इसे ट्रिडल इरिगेशन भी कहते हैं, ठीक है, इरिगेशन कहते हैं। बूंद 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 ऐसे लिखते हैं ना, बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जिसे कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अप्लाई टू नोजल के थ्रू ये क्या हो जाएगा, इसमें एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 90 to 95% तक एप्लीकेशन एफिशिएंसी, 90 to 95 तक इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी होगी, मतलब जितना जितना अपन पानी दे रहे हैं उतना ही प्लांट के क्या आ रहा है काम आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में है लास्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फव्वारा पद्धति। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। फव्वारा विधि, ठीक है। फव्वारा विधि सबको पता है कि क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू क्या है फव्वारे चला देते हैं खेतों के अंदर, तो वो हो गया फव्वारा पद्धति। अब इसका बेनिफिशियल क्या है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, फव्वारा पद्धति के अंदर क्या है कि एक तो क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन चल रहे थे ना कि सबसे ज्यादा वाटर लॉसेस फ्री फ्लडिंग के अंदर हुआ, फिर उसके बाद में बॉर्डर फ्लडिंग में उससे कम हुआ, फिर चेक फ्लडिंग के अंदर उससे कम हुआ, ठीक है, फिर फ्यूरो फ्लडिंग के अंदर उससे कम हुआ, फिर बेसिन फ्लडिंग के अंदर उससे कम, सॉरी बेसिन फ्लडिंग का हुआ, फिर फ्यूरो फ्लडिंग का हुआ, फिर उसके बाद में स्प्रिंकलर हुआ, और सबसे कम किस में होगा ड्रिप इरिगेशन में। तो इसकी भी एप्लीकेशन एफिशिएंसी बाकी के कंपैरिजन ड्रिप के को छोड़ के सबके कंपैरिजन क्या है हाई है। एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हाई, अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास होती है कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसकी क्या होती है अधिक होती है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा इसमें क्या होता है इवोपरेशन लॉस होते हैं ना, लॉसेस आर हाई। इवोपरेशन लॉसेस का मतलब क्या होगा कि जब फव्वारा बना के वो पानी छिड़क रहा होगा तो पानी की ड्रॉप्स क्या होगी, छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर पानी क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। अब ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया तो उसका वाष्पीकरण होना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो वाष्पीकरण लॉसेस इसमें क्या होते हैं अधिक होते हैं दूसरों के कंपैरिजन, ठीक है। और तीसरा इसको कहीं पे भी फ्लैट सरफेस और स्लोपी लैंड या रोलिंग लैंड लिख लो, रोलिंग लैंड
दोनों पे ही अपन क्या कर सकते हैं, इसको यूज किया जा सकता है, फ्लैट सरफेस और रोलिंग लैंड पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यूज कैसे किया जाता है, अगर अपन सीकर झुंझुनू की तरफ जाएंगे तो सीकर झुंझुनू के बड़े बड़े टीलों के ऊपर भी तुम सरसों को लहराते हुए देखोगे और गेहूं को उगते हुए देखोगे। तो वहां का मतलब क्या हुआ कि वहां पे स्लोपी लैंड में वो क्या करते हैं, फव्वारा पद्धति से इरिगेशन किया जाता है, ट्यूबवेल या बोरवेल से पानी निकाला, पाइप्स की मदद से फव्वारा पद्धति से क्या कर दिया, पानी का छिड़काव कर दिया। इसको कहते हैं, एक इसका नाम और है ओवरहेड इरिगेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवरहेड इरिगेशन। ओवरहेड इरिगेशन इसलिए कहते हैं, एक सेकंड सॉरी, ओवरहेड इरिगेशन। अब मैंने बात बताई थी सरफेस और सब सरफेस। फव्वारा पद्धति में क्या करेंगे, पाइप यहां बिछाएंगे और 1 मीटर हाइट पे एक छोटी सी पाइप लगा के यहां पे क्या है, नोजल लगाया जाता है। इसके फव्वारे का नोजल लगाया जाता है। तो नोजल क्या हुआ, 1 मीटर हाइट पे हो गया ना ग्राउंड से, तो इसलिए इसको ओवरहेड इरिगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अपने स्प्रिंकलर इरिगेशन में। एप्लीकेशन हाई, एफिशिएंसी हाई रहेगी, इवोपरेशन लॉसेस आ जाएंगे, फ्लैट और रोलिंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं। अब एक बात और है, इसको परमेएबल और नॉन परमेएबल सॉइल के ऊपर भी, दोनों के टाइप के सॉइल के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें और लिख लो कि इसको परमेएबल और नॉन परमेएबल सॉइल के ऊपर, सॉइल पे यूज किया जा सकता है। अब परमेएबल और नॉन परमेएबल का मतलब क्या है, परमेएबल का मतलब है परमेएबिलिटी, कि जब जो कोई सॉइल अपने अंदर से पानी को पास होने दे वो क्या कहलाएगी, परमेएबल कहलाएगी, और जो अपने अंदर से पानी को पास होने ना दे या कम मात्रा में होने दे वो क्या कहलाएगी, नॉन परमेएबल सॉइल। कि हाई परमेएबल और लो परमेएबल सॉइल, दोनों टाइप की सॉइल्स के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। इसके फायदे ये है कि इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत हाई रहती है, लगभग 80% के आसपास रहती है। इसका एडवांटेज और फ्लैट और रोलिंग लैंड पे भी यूज किया जा सकता है, परमेएबल और नॉन परमेएबल सॉइल के ऊपर इसको यूज किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज तो एक ये हो गया कि इसका इवोपरेशन लॉसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। इवोपरेशन लॉसेस क्या हुआ कि जैसे नोजल से स्प्रे के रूप में पानी निकलेगा तो वो फव्वारे क्या छोटी छोटी ड्रॉप्स बना देंगे, ड्रॉप्स बना देंगे तो क्या होगे कि उनका वाष्पीकरण होना क्या रह जाएगा, आसानी से वाष्पीकरण होने लग जाएगा। ठीक है, और एक इसमें क्या है, इनिशियल कॉस्ट है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करूं तो इनिशियल कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई, कि इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई है। ठीक है, और क्या है, रिक्वायर्ड स्किल लेबर। ठीक है, इसके लिए जो लेबर होगी वो इसको, इस पे काम करना अच्छी तरीके से जानती हो, इस टाइप की स्किल लेबर इसमें रिक्वायर पड़ेगी। अब एक इसमें और समस्या आती है, एक इसमें समस्या आती है चोकिंग की। चोकिंग का मतलब क्या होता है कि चलती चलती पाइप के अंदर एयर आ जाती है, एयर आने से चोक हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो बार बार उसकी मेंटेनेंस मांगनी पड़ती है। इसलिए उसको अगर किसी अनस्किल्ड लेबर को दे दिया, उसको पता ही नहीं है, पानी नहीं चल रहा है, वो बाहर से पीछे से पंपिंग किए जा रहा है, पानी अगर आगे पहुंच नहीं पा रहा है तो चोकिंग होने की वजह से, तो उससे क्या होगा, पंप भी खराब होगा, हो सकता है पाइप भी फट जाए। ठीक है, नुकसान होगा। ठीक है, तो उससे बेटर है इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल लेबर होगी। तो एक चोकिंग की इसके अंदर क्या आती है, समस्या आती है। तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ में पहला था फ्री फ्लडिंग, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, दूसरा था बॉर्डर फ्लडिंग, जिसमें क्या है, पतली पतली स्ट्रिप्स बना देते थे। फिर चेक क्या था, चेक चारों तरफ छोटी छोटी क्यारियां बना देते थे। बेसिन फ्लडिंग क्या थी, एक पर्टिकुलर प्लांट के चारों तरफ क्या है, छोटी सी क्यारी बना देना, चाहे वो सर्कुलर शेप की हो, रेक्टेंगुलर शेप की हो, स्क्वायर शेप की हो, किसी भी शेप की हो। नॉर्मल अपन घरों में एक पौधे के चारों तरफ छोटी सी एक बना देते हैं ना, गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर, थाली नुमा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, पानी भर देते हैं, उस टाइप को क्या कहते हैं अपन, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, फिर फ्यूरो फ्लडिंग। फ्यूरो फ्लडिंग में क्या है कि अपन क्या कर देंगे, क्यारियां बना लेंगे, छोटी छोटी डोलियां बना लेंगे, जिसे लीव्स बोलते हैं। उन डोलियों के ऊपर क्या कर देंगे अपन, प्लांट्स को, लीव्स के ऊपर तो प्लांट्स लगा देंगे, और बीच में जो वैलीनुमा स्ट्रक्चर रहेगी, खाली जगह रहेगी, उनमें क्या आएगा, पानी आएगा। तो उससे क्या होगा, लॉसेस क्या है, 20 से 50% के आसपास कम हो जाएंगे, और डायरेक्ट अपने रूट्स के अंदर क्या है, लॉसेस पानी है पहुंचता रहेगा।
ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद में था अपने पास ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, जिसमें क्या है डायरेक्ट अपन प्लांट्स के पास में ही उसको रूट्स के अंदर क्या करते हैं, उसके जड़ों के आसपास क्या है पानी को छोड़ते थे। स्प्रिंकलर में क्या फुहारा पद्धति, फुहारा पद्धति के फायदे हैं कुछ नुकसान है। फायदे ये था कि उसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो 80% के आसपास थी। दूसरा क्या था कि फ्लैट और रोलिंग लैंड पे भी यूज किया जाता है, भी कोई भी हो, फ्लैट ग्राउंड हो वहां पे भी यूज किया जाता है, कोई ढलान नुमा स्ट्रक्चर हो वहां पे भी अपन इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इसके लिए मैंने तुम्हें एक बताया था सीकर झुंझुनू साइड में क्या है टीलों के ऊपर भी सरसों को लहराते हुए देखोगे, वो क्या है इसी का ही फायदा है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, ये परमेबल और नॉन परमेबल सॉइल के ऊपर भी काम करती है कि सॉइल जो है पानी को अपने अंदर ज्यादा जाने दे और कम जाने दे, दोनों टाइप की सॉइल होगी ना, उसके ऊपर भी ये क्या है फायदेमंद रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बालू मिट्टी हुई टीले वाली, एक हुई चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे तो वो थोड़ी देर रुकेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जगह कम थी पानी को रिसने के लिए, तो वो होगी नॉन परमेएबल सॉइल। बालू मिट्टी के ऊपर पानी डाला और पानी गायब, ठीक है, तो मतलब वो क्या होता है हाई परमेएबल सॉइल। तो दोनों टाइप की मिट्टी के लिए ये क्या है सुटेबल है। ठीक है, इसके कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है, इवोपरेशन लॉसेस ज्यादा हो गए। इवोपरेशन लॉसेस क्या होगा, उसी की वजह से ये इसकी एफिशिएंसी 80%, नहीं तो 100% दे देता है। ठीक है, कि जैसे फुहारा बनेगा तो क्या है पानी क्या है छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर बिखरेगा, ड्रॉप्स के अंदर बिखरेगा तो उसका क्या है ड्रॉप्स को वेपर्स में कन्वर्ट होना आसान रहेगा, उस पे वाष्पीकरण का क्या होगा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पीकरण लॉसेस क्या होंगे इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो क्या है ज्यादा होगी, इसका सेटअप लगाने में क्या है इसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, और इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल लेबर, जो ऐसी लेबर चाहिए जिसको क्या है इसके ऊपर काम करना आता हो। काम करने का मतलब है मैंने तुम्हें बताया था कि चोकिंग वगैरह की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा पूरा मेथड इरिगेशन एंड मेथड ऑफ इरिगेशन कंप्लीट हो गया है तुम्हारा ये चैप्टर इसी के साथ। ठीक है।